बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 सॉल्व करना है कैटेट का ऑफ 2021। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बताता चलूँ। देखें, पिछले 3-4 दिनों से वीडियो इस वजह से अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो था वो एग्ज़ाम ऑन गोइंग था, तो मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं से भी किसी तरीके से चीटिंग हो, तो इस वजह से थोड़ा सा ये बैकडाउन था। और अब इंशाल्लाह ये है कि हर वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे ईच डे। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं अपने सवाल और अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर चॉकलेट बार इज मेड ऑफ इक्वल स्क्वायर्स, यानी कि हमने इक्वल स्क्वायर से एक, जिस तरीके से चॉकलेट्स होती हैं तो उसके अंदर जो बार्स होते हैं स्क्वायर शेप के होते हैं, उस तरीके से एक चॉकलेट है। अब उसके अंदर ये कह रहे हैं कि नील ने ब्रेक किए हैं 2 कंप्लीट स्ट्रिप्स ऑफ स्क्वायर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि एक मेरे पास 5x5 की चॉकलेट है, यानी कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई चॉकलेट है जो कि स्क्वायर शेप की है और उसके अंदर 5x5 का मतलब ये है कि रॉ में भी 5 चॉकलेट्स हैं और लेंथ में भी 5 चॉकलेट्स हैं, यानी कि ये एक स्क्वायर शेप बनना होगा। यहाँ कहा हुआ है कि रेक्टेंगुलर चॉकलेट बार है, यानी कि जाहिर सी बात है लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होगी। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 लेयर हो जाएंगी या 3 लेयर हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये चॉकलेट बार जो है वो रेक्टेंगल के शेप में है। अब क्या कहा कि नील ने 2 स्क्वायर्स के कंप्लीट स्ट्रिप्स ली, तो ये एक स्ट्रिप कहलाती है। ठीक है, एक पूरी रॉ या एक पूरा कॉलम, और उसने वो कट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी रॉ भी उसने कट कर लिया। अब जाहिर सी बात है 2 से ज़्यादा रॉज मौजूद होंगी इसके अंदर, तो उसने इन 2 रॉज में मिलाकर 12 खाए। यानी कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक रॉ के अंदर 6 होंगे, जिसके अंदर से अगर उसने 6 खाए तो इसका मतलब है 12। तो जाहिर सी बात है कि 2 रॉस के अंदर कितने इंक्लूड होंगे, 6 होंगे इंक्लूड। ठीक है, ईच 6। अच्छा, इसका मतलब है जो हमारी लेंथ या ब्रेथ दोनों में से कोई एक चीज जो है वो 6 के बराबर है। ठीक है, या तो लेंथ 6 के बराबर है या ब्रेथ 6 के बराबर है। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट चीज ये कह रहे हैं कि लेटर जैक ब्रेक ऑफ 1 कंप्लीट स्ट्रिप ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम द सेम बार एंड ईट्स द 9 स्क्वायर्स ही ऑब्टेन। और उस नेक्स्ट जो था उसने 9 बार्स खा लिए। ठीक है, अब देखें 9 बार्स क्या क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है हमें पता है कि एक स्ट्रिप के अंदर तो 6 आ रहे हैं। ये जो स्ट्रिप दूसरी बात कर रहे हैं, ये स्ट्रिप जो है वो लेंथ में कह रहे हैं। ठीक है, अगर लेंथ में से उसने 9 खा लिए, ठीक है, तो 9 खा लिए, तो अब हमने बताने हैं कि कितने चॉकलेट बार में बचे हुए चॉकलेट स्क्वायर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पीसेस खा लिए। ठीक है, ये 9 पीसेस उसने ईट कर लिए। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि ये लेंथ में से 2 पीसेस तो ऑलरेडी नील जो है वो रिमूव कर चुका है। ठीक है, और ये जो 9 लेंथ के हैं वो जैक ने खाए। तो ऑल टुगेदर अगर हम सोचें तो दोनों का क्या सम होता था, इसने 2 खाए एक ही रॉ में से, यानी कि 2 स्ट्रिप्स खाए, और उसने उस एक रॉ में से 9 स्क्वायर्स खा लिए। तो 2 + 9 दैट मीन्स कि हमारी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता है कि ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ 6 होगी, यानी कि हमारी लेंथ क्या आ गई, 11 आ गई। अब जब हमें लेंथ और ब्रेथ पता है तो अब हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। तो इसका एरिया नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बराबर होगा। तो जैसे मैंने रेक्टेंगल का एरिया निकाला वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो आपका आंसर आ गया 66। यानी कि हमारे पास होंगे टोटल 66 स्क्वायर्स, जिसके अंदर से 12 कौन खा चुका है, नील खा चुका है, और 9 कौन खा चुका है, जैक खा चुका है। तो इस 12 और 9 को माइनस कर देंगे तो 12 और 9 मिला के होता है 21, और अगर 21 इसमें से माइनस कर दें तो लेट्स सी हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास कितने बचे, 45 स्क्वायर्स बचे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A jar 1/5 filled with water weighs 560 gram. The same jar 4/5 filled with water weighs 740 gram. अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक जार के अंदर
जो कि 1/5 फिल्ड है वाटर से, उसका जो वजन है वो कितना आ रहा है, 560 ग्राम आ रहा है। और अगर दूसरा एक वही जार लें जिसके अंदर मैं 4/5 पानी को फिल करूँ तो उसके अंदर वेट आ जाएगा 740 ग्राम्स। अब यहाँ ये कह रहे हैं व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी जार। अब देखें, हमने कहा फॉर एग्जांपल कि अगर 1/5, ठीक है, 1/5 ऑफ, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि टोटल, ठीक है, टोटल मैंने टोटल बॉटल का, ठीक है, टोटल जिस जो जो बॉटल के अंदर वाटर आ सकता है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर x वाटर आ सकता है, उसका 1/5, उसका 1/5 मैंने प्लस किया है किस में, मैंने 1/5 प्लस किया है बॉटल के अंदर, ठीक है। अब बॉटल का वेट कांस्टेंट है, ठीक है, चाहे मैं उसके ऊपर 3/5 रखूं, 4/5 रखूं, 4/5 रखूं या 1/5 रखूं, बॉटल का वेट कांस्टेंट है। तो इन दोनों का वेट मिलाकर पहली कंडीशन में आ रहा है 560 ग्राम्स। दूसरे में कह रहे हैं कि जब मैं अगर 4/5 लूं तो 4/5 कितना हो जाएगा, 4/5 किसका, x का, ठीक है। और अगर मैं इसमें क्या कर लूं, प्लस कर लूं बॉटल का वेट, तो अब कितने बराबर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 740 के। अब मैंने कहा ये 740 के बराबर आ गया। अब अगर सोचें इसको कि इन दोनों को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस कर दूं, सही है, पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से माइनस कर दूं तो b भी माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने इसको माइनस किया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो प्लस बी माइनस बी तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और 1/5 को अगर 4/5 से माइनस किया जाए तो बचता है 3/5। तो 3/5 किसका बचा, टोटल जिस जो इसके अंदर वाटर आ सकता है, वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसकी वैल्यू बराबर होगी 740 माइनस 560। तो 740 माइनस 560 बराबर होगा 40 80, ठीक है, और अगर 180, ठीक है। x की मैं वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 300। यानी कि टोटल जो उसके अंदर वाटर का जो वेट आ सकता है वो आ सकता है 300। अब मैं इनमें से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूं 300 और आंसर निकाल लूं। अब यहाँ पर अगर मैं पहली इक्वेशन में रखूं तो 300/5 माइनस b, क्योंकि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमें बॉटल का वेट निकालना बाकी है, ये बराबर होगा 560 के, ठीक है। अब 300 अगर 5 से डिवाइड हो तो क्या आंसर आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 60 आ गया आपका आंसर दिस। अगर इस 60 को, अच्छा, अब मैं अगर इस 60 को मैं वहां शिफ्ट करूं तो बॉटल का वेट मेरे पास क्या आ जाएगा, बॉटल का वेट आ जाएगा 560 माइनस 60, और 560 माइनस 60 इज 500 ग्राम्स। दैट मीन्स के बॉटल का वेट हो जाएगा आपके पास 500 ग्राम्स, दैट इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कह रहे हैं कि हर स्मॉल स्क्वायर के अंदर जो एरिया है, ये स्मॉल स्क्वायर है, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपने येलो फ्लावर का एरिया निकालना है, ये जो येलो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। अब ये सारे जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं ये 1 है। अब इस बात को सोचें कि अगर एक स्क्वायर होगा उसका एरिया कैसे निकलता है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करवा के। तो अगर ये लेंथ को मैं ब्रेथ से मल्टीप्लाई कराऊं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तभी 1 आएगा, ठीक है। इन शॉर्ट कि ये दोनों सेम कब होंगे, जब ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरीके से ये भी 1 होगा, ये लेंथ ब्रेथ और ये भी लेंथ सॉरी ये साइड ऑफ स्क्वायर सब 1 हो जाएंगी। अब अगर जरा इसको सोचे, ये पूरा जो लार्ज एरिया है इसका एरिया किसके बराबर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं ये बात सोचूं कि 16 कैसे आया, और ये अगर ये स्क्वायर है तो 16 आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करने से। अब आपके जहन में आ रहा होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 से भी आता है, ठीक है,
और इसी तरीके से 16 मल्टीप्लाई बाय 1 से भी आता है, लेकिन यहाँ क्या कहा, यहाँ कहा स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होंगी, यानी कि ये लेंथ भी 4 के बराबर आएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये लेंथ भी 4 के बराबर आएगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या ये कह लें कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड क्या हो जाएगा, 16 के बराबर आएगा, तो सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब मैंने कहा कि अगर ये 4 है और मैं एक साइड को लूं जिसमें मैंने कहा ये 1 है मेरे पास, ठीक है, ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड 1 है, तो अगर 4 में से 2 बार 1 माइनस कर दिया जाए तो बची 2, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल की ये वाली जो साइड होगी जिसको मैं बेस कहूंगा वो हो जाएगी 2। इसी तरीके से मैंने कहा ये जो ट्राइंगल की ये वाली साइड है बेस है वो भी 2 होगी, और अगर इस बात को गौर से सोचे कि इसको अगर हाफ कर दें तो ये 1 और 1 यहाँ सेपरेट हो जाएगा, ये भी साइड बेस 1 हो जाएगी, ये भी बेस 1 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब अगर इस एक ट्राइंगल की मैं हाइट निकालूं तो ये ट्राइंगल की हाइट बराबर आएगी 2 के, क्यों, क्योंकि यहाँ देखें ये 1 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि बेस भी 2 और हाइट भी 2। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो बेस और हाइट दोनों 2 हैं, तो डिवाइड बाय 2 करने से एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये वाले जो मेरे पास ट्राइंगल्स हैं, जो वाइट ट्राइंगल्स हैं, वो कितने हैं, वो मेरे पास 4 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, मेरे पास ये 4 ट्राइंगल्स हैं। अगर मैं बड़े वाले स्क्वायर से, ठीक है, इन 4 ट्राइंगल्स का एरिया माइनस करवा दूं और इन 4 स्क्वायर्स का एरिया माइनस करवा दूं तो मेरे पास येलो रीजन बच जाएगा। अब ये तो एक ट्राइंगल का एरिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर मुझे 4 ट्राइंगल्स का निकालना होगा तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर मेरे पास 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो सारे जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया आ गया 8। और मुझे ये जहन में आ रहा है कि सारे जो स्मॉल स्क्वायर्स थे उनका एरिया प्लस करने के बाद कितना आ रहा था, 4। अब गौर से देखें पूरे बड़े स्क्वायर का एरिया क्या है, 16, जिनमें ट्राइंगल्स का एरिया 8 है और स्क्वायर्स का एरिया 4 है। 16 में से 8 माइनस करवा दे, 4 माइनस करवा दे, तो चारों येलो रीजन का एरिया मिल जाएगा, और चारों येलो रीजन का एरिया 8 प्लस 4 होगा, तभी 16 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला कि आंसर 4 होगा येलो एरिया का, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका आंसर सी हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज के आपने इसके अंदर कैलकुलेट करना है। अच्छा हाँ, देखें, कोस्टा इज बिल्डिंग अ न्यू फेंस, के एक फेंस बना रहा है कोस्टा, जिसके अंदर उसने 25 प्लैंक्स ऑफ वुड्स इस्तेमाल किए। अब देखें 25 प्लैंक्स ऑफ वुड्स का मतलब ये है कि उसने एक ही तरह के प्लैंक्स ऑफ वुड्स इस्तेमाल किए, जो कि हमें डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कह दिया कि इसने 25। अच्छा, अब सवाल में कह रहे हैं कि उसने ओवरलैपिंग की है। क्या मतलब ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि एक के ऊपर एक प्लैंक को उसने डेकोरेट किया। अब उसने ये कहा कि एक के ऊपर एक प्लैंक को ओवरलैप करने की वजह से यहाँ पर कुछ एरिया जो है वो क्या कवर हो गया, वो उसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया, सही है। अब आपने बताना यह है कि इन दो एडजेसेंट प्लैंक्स के दरमियान क्या जो होगी वो उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। ये जो ओवरलैप है इसकी लेंथ क्या होगी। अब देखें, इस गौर से इसको समझें। अब जब कोस्टा ने पूरी फेंस को बनाई, ठीक है, एक के ऊपर एक उसने 25 प्लैंक्स रख दिए, ठीक है, और हर एक की लेंथ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब अगर मैं 25 के 25 प्लैंक्स यूज करूं और एक के बाद एक को सजाता जाऊं,
तो 25 मल्टीप्लाई बाय 30, मेरा फेंस कितना बड़ा बनना चाहिए? मेरा फेंस इतना होना चाहिए कि इसका आपके पास आंसर आ जाए 750। ठीक है, तो 750 सेंटीमीटर, हाँ ये भी बात अहम है कि 750 सेंटीमीटर आपके पास आंसर है। अब अगर मैं 6.9 मीटर से को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, जो कि ओरिजिनल लेंथ आई है फेंस की, तो मैं इसको 6.9 मीटर को किस में कन्वर्ट करूंगा? सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ गया 690 सेंटीमीटर। अब देखें, ये 690 सेंटीमीटर 750 सेंटीमीटर से छोटा है, और ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि कुछ जो हिस्सा है वो ओवरलैपिंग में क्या हो गया है? कंज्यूम हो गया है। ठीक है, अब अगर 750 में से 690 माइनस करवा दें तो आ जाता है एरिया, तो आ जाता है आपके पास बचा हुआ लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर। यानी कि ये 60 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो कहाँ कंज्यूम हो गई है? इस पॉइंट्स को सजाने में, इस पॉइंट्स को ओवरलैप करने में। अब देखें, मैंने जब एक स्ट्रेट लेंथ काउंट की, किसकी? फेंस की, तो एक स्ट्रेट लेंथ के अंदर, गौर से समझिएगा इस बात को, कि अगर मैं एक स्ट्रेट लेंथ की बात कर रहा हूँ फेंस की, तो उसके अंदर ये पूरा रीजन तो आ गया। ठीक है, ये पूरा रीजन आ गया, लेकिन इस पूरे रीजन के अंदर ये वाली पूरी लेंथ तो आई। ठीक है, लेकिन अब मैं जब आगे जाऊंगा तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, तो मेरे पास ये वाली लेंथ तो काउंट नहीं हुई। मैंने कह दिया चलो ये इसको मैं कह देता हूं x। अब गौर से ये बात भी समझें कि जब मैंने यहां तक काउंट किया, जब मैंने इसको लेंथ को यहां तक काउंट किया, दोबारा ये हुआ कि पहले वाले की या दूसरे वाले की। मैंने अपने लिए आसान ये किया कि मैं कह देता हूं मेरे पास जो तीसरा प्लैंक है उसकी लेंथ काउंट नहीं हुई, क्योंकि नीचे वाले की काउंट होनी थी। मैंने इसको भी x कह दिया। अब देखें, सारे लेंथ्स बराबर हैं, पहले वाले की कोई माइनस नहीं हुई, दूसरे वाले की x माइनस हुई, तीसरे वाले की x माइनस हुई। अब मैं इसी तरीके से सोचता जाऊं तो मेरे पास कितने टोटल प्लैंक्स हो जाएंगे? मेरे पास टोटल प्लैंक्स तो 25 होंगे, लेकिन उनकी जैसे तीसरे की दूसरी लेंथ जा रही है, चौथे की तीसरा x होगा, पांचवे, तो इसके अंदर x कितने आएंगे? 25 प्लैंक्स के अंदर 24 x आएंगे। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो फिर आपका सवाल हो गया खत्म। 24 प्लैंक्स की वो लेंथ जो x हमने कही है, यानी कि ये x कितने हैं? 24 x, जो कि उसके अंदर काउंट नहीं हुए। अगर ये 24 x उसके अंदर काउंट नहीं हुए तो दैट मीन्स तभी आपका आंसर क्या आ रहा है? 690 आ रहा है। अगर काउंट होते तो आंसर कितना आता? 750। यानी कि 24 x की लेंथ क्या है? 60 के बराबर है। अब अगर मुझे x की लेंथ चाहिए हो तो बोथ साइड डिवाइड बाय 24 कर दूं, तो 60 को अगर 24 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5, विच इज द लेंथ ऑफ द ओवरलैपिंग जो कि हमने बीच में छोड़ी हुई है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर इसको टिक कर लेंगे, 14 का बी आंसर हो जाएगा। 15 पे चलते हैं। 5 आइडेंटिकल राइट एंगल ट्राइंगल्स, 5 आइडेंटिकल राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन हैं आपको, जिसके अंदर लार्जर अक्यूट। अच्छा, अब देखें, ये जहन में बात रखें कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपकी जो सबसे बड़ा एंगल बनता है वो तो क्या होता है? वो तो आपका 90 डिग्री होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। लेकिन जब मैं एक बात करता हूं कि मेरा दूसरे बाकी के दो एंगल्स कौन से हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे बाकी एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। और हो सकता है कि एक उनमें से बड़ा हो, एक उनमें छोटा हो। ठीक है, अब इस एक डायग्राम को देखकर ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री तो ऑब्वियसली कहाँ बन रहा है? 90 तो इधर बन रहा है। ठीक है, यहाँ बन रहा है आपका 90, और छोटा एंगल दूसरा कहाँ बन रहा है? छोटा अक्यूट एंगल। अब अक्यूट में इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों 90 से बाकी वाले छोटे होंगे। ये बन गया 90, ये बना छोटा एंगल, और ये बना बड़ा एंगल। ठीक हो गया। अब मैं 90 वाले को मिटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपकी। अब मैंने जब इसको मिटा दिया, इरेज कर दिया,
ठीक है, मैंने कहा ये वाला जो बड़ा एंगल है, ठीक है, ये लार्जर एक्यूट एंगल है, सही। अब अगर सारी डायग्राम्स में देखें तो जो ज्वाइन होने वाला है वो लार्जर एक्यूट एंगल है, इसका भी लार्जर एक्यूट एंगल है, इसका भी लार्जर एक्यूट एंगल है, इसका भी लार्जर एक्यूट एंगल है। तो सबके लार्जर एक्यूट एंगल और सारे के सारे आइडेंटिकल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सारे एक्यूट एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने एक को अगर x कह दिया तो सारे x हो जाएंगे। अब सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, सारे एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे 5x। और अब हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 360 होल कंप्लीट सर्कल बन रहा है, यानी कि 5x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 360 के बराबर होगी। यानी आपके एक x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 360 डिवाइड बाय 5, जो के बराबर होगा 72 के। अब गौर से इस बात को समझें, ये है 90, ठीक है, और ये है 72, और एक ट्राइंगल में सारे एंगल्स बराबर होते हैं 180 के, तो ये जाहिर सी बात है प्लस करके अगर 180 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18 डिग्रीज। अब वो यही बात कह रहे हैं कि 5 आइडेंटिकल राइट एंगल ट्राइंगल से जैसे हमने एक स्टार बनाया है, अगर हम जैसे ये 72 डिग्रीज से मिलकर बना है, जो यहाँ पर डिग्रीज हमने शामिल किए हैं वो कौन से शामिल किए हैं, x डिग्रीज, जो x की वैल्यू क्या है 72। ये 72 कितने शामिल किए हमने, ये 72 5 शामिल किए, तब जाके हमारे पास 360 आया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं स्टार बनाऊं और मैं स्टार के अंदर स्मॉलर एक्यूट एंगल्स को लूं, स्मॉलर एक्यूट एंगल्स से उनकी मुराद है कि 18 डिग्रीज वाले को लूं, यानी मैं जो स्टार बना रहा हूं वो कैसे बना रहा हूं, वो मैं बना रहा हूं 18 डिग्री वाले ट्राइंगल्स को लेकर। तो मुझे कितने ट्राइंगल्स की जरूरत होगी, तो बिल्कुल आसानी से ऐसा पता चल जाएगा कि अगर आप सोचें कि 18 डिग्रीज वाले कितने ट्राइंगल्स यूज होंगे कि हमारे पास सम आ जाए 360 के बराबर, यानी कि मैं 18 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि सम मेरा आ जाए 360 के बराबर, मैंने इसको कह दिया y। तो अगर मैं 18 को 360 से डिवाइड करवा दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा अराउंड 20। तो मुझे चाहिए होंगे 20 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स टू मेक अ, ठीक है, टू मेक अ स्टार लाइक दिस, ठीक है। ऑन दैट नोट, ठीक है, this 5 question video will end, ठीक है, और 5 questions will be uploaded inshallah by evening।